हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स जो आपको हर लेवल चाहे किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो। जैसे अभी DSSB की वैकेंसीज आउट हो रही हैं धीरे धीरे, तो एक्सपेक्टेड है कि पीजीटी कॉमर्स की भी वैकेंसी शायद आ जाए। यूपी TGT PGT की ऑलरेडी से अनाउंस्ड है। आने वाले समय में और भी कुछ वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके बड़े कॉमन हैं। कॉमन क्यों हैं? चाहे आप DSSB ले लें, चाहे आपके पीछे जो KVS गए उसे ले लें, चाहे MP वर्ग 1 ले लें, चाहे बिहार स्टेट ले लें, चाहे रीट का एग्ज़ाम उठा लें, चाहे आप GIC का एग्ज़ाम उठा लें, चाहे आप LT ग्रेड का एग्ज़ाम उठा लें, चाहे आप यूपी TGT PGT जो आ रहे हैं उनका एग्ज़ाम उठा लें। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम उठा लीजिए, कहीं का भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, जो PGT लेवल पर पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर टॉपिक है या अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका अकाउंटिंग रेशो ज़रूर ही पूछा जाएगा, चाहे वो बैंकिंग में ही क्यों ना हो। तो किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप में से किसी ने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, पढ़ चुके हैं। कुछ लोग कॉन्टीन्यूटी में हैं, कहीं पढ़ा रहे हो सकते हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूटी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सर पढ़े तो बहुत समय पहले थे, उसके बाद घर और बिजनेस वगैरह में लग गए या काम वगैरह में लग गए, जॉब वगैरह में लग गए किसी दूसरी में, तो अब हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए और हम दोबारा से इसको पढ़ना चाहते हैं। तो आता तो है लेकिन उसको पॉलिश कर, उसके ऊपर डस्ट हटाने की ज़रूरत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपकी उस डस्ट को हटाएंगे। पॉलिश करने का काम कब होगा? इसके बाद जो आपको आपके एग्ज़ाम के करीब ले आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कुल मिलाकर के अच्छा, जिन बच्चों को ने कंटिन्यूटी है, पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको और तरीके पता चल जाएंगे कि भाई हाँ इस तरीके से भी जो है एग्ज़ाम्स को या जो है क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को एलोबरेट किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, सीखने वाले व्यक्ति जो होते हैं, सीखने वाला जो व्यक्ति होता है एक, वो कहीं से भी सीख लेता है। उसको केवल मटेरियल चाहिए, उसको केवल रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपके अंदर लगन है तो आप सीख लेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, वहाँ पर इस चीज़ की कमी है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पर आपका मन जो है वो सीखने में कम है और अपने कंफर्ट जोन को देखने में ज़्यादा है। कंफर्ट जोन में रहना सही बात है, लेकिन मेहनत भी हमें ही करनी होगी। जैसे कई बार बच्चे मेरे से कहते थे सर PDF प्रोवाइड करा दो, नहीं करा सकता, है ना। कारण है, कारण क्या है भाई? मैं जो मेरे को PDF प्रोवाइड कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन है। वो आता किसको है? मुझे आता है। सीख कौन रहा है? आप सीख रहे हैं। एग्ज़ाम देने कौन जाएगा? आप जाएंगे। तो क्या उसमें आप मेरा जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, या आपने अपनी मेहनत से जो लिखा है, जो समझा है, आपको वो ज़्यादा याद रहेगा? जाहिर सी बात है, जो आपने मेहनत करके खुद से लिखा है, खुद को समझा करके, खुद से समझ करके, खुद से रिसर्च करके उन चीज़ों को लिखा है और नोट किया है और नोट्स बनाए हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो वही चीज़ें और वही बच्चे जो खुद से नोट्स प्रिपेयर करके करते हैं, वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ले जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यहाँ पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, जिनके नोट्स आप खुद से तैयार कीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, क्या क्या रिसर्च हमने किया था। कोई क्वेश्चन आया, आपका तुरंत माइंड ब्लिंक करेगा कि अरे ये वाला तो जो पॉइंट था ये सर ने एलोबरेट कराया था, और इसके बाद इस पॉइंट को मैंने गूगल पे सर्च किया था तो उसका आंसर ये था, फटाक से आंसर। कितनी देर लगेगी? 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, जितने का भी होगा वो आपका हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए, और बाकी जो नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ, ये सीरीज़ हमारी पहले से चली आ रही है, तो जितने भी पीछे के वीडियोस हैं ना उनको भी देख लीजिएगा, है ना। ये कोई अभी से शुरू नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। वो KVS की वजह से थोड़ा सा स्किप हो गया था। बाकी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, या आपके जो बच्चे हैं, है ना, आपके बच्चे इन द सेंस जिनको आप पढ़ा रहे हैं, है ना,
तो उनके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे, समस्या यहाँ पर आ रही है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। क्यों? क्योंकि वही जो लोग हैं उसके बेसिस पर क्वेरीज आएंगे और आपके सामने नई नई चीज़ें मैं लेकर के आ सकूँगा। क्लियर है? तो ये वाली एक बात है। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, है ना। अब इसके बारे में ना हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने इसकी पहली स्लाइड। एक्टिविटी रेशो जो होता है ना, तो जो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो जो होता है इसको कारोबार अनुपात भी कहते हैं। शोध क्षमता तो सोल्वेंसी को कहते हैं। कारोबार अनुपात इसको क्या कहा जाता है? दिस रेशो इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशो। टर्नओवर इन्वेंटरी के रूप में, है ना, कि आपकी जो इन्वेंटरी है, आपका जो स्टॉक है, आपका जो रहतिया है, इन्वेंटरी माने आपका जो रहतिया है, आपका जो माल है वो कितने टाइम में सेल में कन्वर्ट हो रहा है और वो कितने टाइम में पेमेंट या रिसीव्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो हमें पता चलता है ना, ये हमें पता चलता है किसके बेसिस पर? एक्टिविटी रेशो के बेसिस पर। पहली चीज क्लियर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशो हमें बताता है कि कितनी एफिशिएंसी और रिपीटेडली बेसिस पर हम कंपनी की रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, है ना भाई। जितनी फ्रिक्वेंटली, अब जैसे सपोज करो आपने क्या करा, आपने फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करा, तो आपने फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करा किससे? रॉ मटेरियल से, और इसमें आपके लगे 3 महीने, और फिनिश्ड गुड्स को सेल में कन्वर्ट करने में आपको लगे 4 महीने, 4 और 3 7 महीने, और फिर इस सेल को आपको रिसीप्ट में पैसा आने में लगे 3 महीने, तो 4 3 7 और 3 10 महीने, तो 10 महीने, 1 साल से कम में आपका सारा का सारा काम खत्म हो गया, है ना। और वहीं पर अगर यहाँ पर लगते 7 महीने, यहाँ पर लगते 5 महीने, 7 5 12, और यहाँ पर लगते 5 महीने, 7 5 12 और 5 17, यहाँ पर लगते 12 महीने 17 महीने। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा कम आपका समय लगेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी और रैपिडिटी आ जाएगी। क्लियर है? उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप उस माल को बना करके, नया माल खरीद करके, उससे फिनिश्ड गुड्स बना करके और उसे मार्केट में क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। तो उससे उतनी जल्दी आपके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और जितनी जल्दी आपके पास पैसा आ जाएगा, आपकी जो लिक्विडिटी है वो उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आपका जो है ऑपरेटिंग साइकिल है ना, ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर वो ज़्यादा होगा तो उतनी ही देरी से, जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका अंडर, है ना, 1 साल से कम में या 1 साल तक में आपके पास पैसा आ गया, तो आप करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट आसानी से कर दोगे। लेकिन ये जो आ रहा है, ये आ रहा है सपोज करो 17 महीने में, तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल के बाद लगभग 1.25, है ना, लगभग 17, हाँ, लगभग 1.5 साल में आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है किसमें, कैश में। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कैश डेले आ रहा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसके बाद यहाँ पर ये रेशो जनरली कैलकुलेट किया जाता है किस पर, या तो वो रेवेन्यू पर या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर, ठीक है ना, या तो किस पर, आगम पर, या जो आगम की लागत होती है उस पर ये कैलकुलेट किए जाते हैं। क्या यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है ना। रेवेन्यू को हम बोलते हैं टोटल सेल, या इसको हम राजस्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम राजस्व भी बोलते हैं, राजस्व, है ना। तो राजस्व भी या संचालन या परिचालन भी इसको बोला जाता है। कुल मिलाकर के जितना भी प्रोडक्शन हमने किया है, वो जो हम सेल करेंगे, चाहे वो कैश बेसिस पर हो, चाहे वो क्रेडिट बेसिस पर हो, चाहे वो उधार हो, चाहे वो रोकड़ में हो, उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू बोला जाता है। और उस रेवेन्यू पर जितनी लागत लगती है उसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। इन्हीं दो चीज़ों के आधार पर हम एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या, दुख दुविधा हो तो बताएं। क्लियर है यहाँ तक सब?
है ना। तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि हाँ जी यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और हमें समझ में भी आ रही हैं। तो थोड़ा सा फीडबैक ना मुझे देते हुए चला करो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ और समझ में भी आ रही हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली मैं आगे चेंजेस करूँगा ना। क्लियर है ये वाली बात? चलो आ जाओ आगे। तो ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। तो पहला जो है आपका वो होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। क्या होता है सबसे पहला हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो क्या होता है ना, कि आपका जो माल है, ये क्या बताता है, इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी क्या है, माल है ना। इन्वेंटरी क्या है, माल है। टर्न, टर्न मतलब बदलना, टर्न मतलब बदलना या घूम जाना। किसकी ओर घूम जाना, ओवर, किसकी ऊपर, किसकी ओर भाई, जो आपने माल तैयार किया उसको आप किसकी तरफ घुमा दोगे, सेल की तरफ। किसकी तरफ घुमा दोगे, सेल की तरफ। तो कुल मिलाकर के इसमें हमें यह पता चलता है कि हम अपनी इन्वेंटरी का, अपने कच्चे माल का कितना उपयोग कर रहे हैं, या उसका जो उपयोग है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंसी के साथ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कहीं हम अपनी जो इन्वेंटरी, हमारा जो माल है, कच्चा माल है, कहीं हम उसका वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर इन्वेंटरी टर्नओवर मतलब कि आप इन्वेंटरी को टर्न कर रहे हैं किसके तरफ, कच्चे माल को टर्न कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में। तो आप कितने इफिशिएंटली उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द इन्वेंटरी इज बीइंग यूज्ड। इसका मतलब उस दक्षता को निर्धारित करना जिसके साथ माल का उपयोग किया जा रहा है, एफिशिएंटली किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्लियर है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। तो ये बात हमें इससे पता चलती है। क्लियर है ये वाली बात यहां तक। इसके बाद दूसरा क्या है कि जितना ज्यादा रेशो होगा, क्या, जितना ज्यादा रेशो होगा, हायर द रेशो द बेटर इट इज। अरे जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ज्यादा आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। सिंस इट इंडिकेट्स दैट इन्वेंटरी इज सेलिंग क्विकली एंड अ लो इन्वेंटरी रेशो इंडिकेट्स increased storage cost, blocking of funds and losses on account of goods becoming obsolete and unsellable। इसको समझिए हिंदी में। आप मेरे पास जैसे सपोज करो ये पेन आपको दिख रहा है, ये पेन आपको दिख रहा है। सपोज करो ये वाला जो पेन है ना, इसकी मेरे पास 5000 यूनिट पड़ी है। ठीक है, इसकी जो कितनी यूनिट पड़ी हुई है, 5000 यूनिट पड़ी हुई है कच्चे माल की। मैंने वो कच्चा माल लिया, यूनिट बनाई, 5000 बन गई। कितनी यूनिट बन गई, 5000 यूनिट बन गई। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा रेशो हाई होगा तो इसका मतलब ये शो करेगा कि मैंने फटाफट से अपनी यूनिट्स कन्वर्ट करी और उसको मार्केट में बेच दिया। क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया और मेरे पास तुरंत क्या आ गया, पैसा आ गया। क्लियर है ये वाली बात। लेकिन 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 अगर मैं इसी ही की बात करूं तो ये पेन अगर मैं मार्केट में नहीं बेच पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं, मार्केट में नहीं बेच पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन कहां पर पड़ा हुआ है, मेरे स्टोरेज में पड़ा हुआ है। और स्टोरेज में अगर मैं पेन को रखता हूं तो उसका खर्चा आता है ना। फिर अगर ये पेन बिक गया तो फिर मेरा क्या खर्चा आएगा, मेरे पास से तो इसका पैसा आ गया 25, 30, 50, 100, 150 जो भी रुपए का। लेकिन अगर ये नहीं बिकेगा तो इसको तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, और अगर इसको संभाल के रखना पड़ेगा तो मुझे उसकी जो ओवरहेड्स है वो देने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा ये होगा कि माल नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा जो फंड है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो। तीसरा क्या है, मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा एक वक्त के बाद। क्यों, क्योंकि आउटडेटेड होने शुरू हो जाएंगे, है ना। कुछ हो सकता है पेन रखे रखे खराब हो जाए तो क्या होगा, मुझे लॉस होने लग जाएगा, है ना। और एक समय के बाद जब ये नहीं ही बिकेगा तो मेरा जो माल है वो अपस्टेल हो जाएगा और फिर मैं उसको चाह करके भी नहीं बेच पाऊंगा, और अगर बेचूंगा भी तो वो कबाड़ में जाके बिकेगा। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा हाई रेशो होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी, मतलब हाई रेशो का मतलब क्या है कि आप अपनी इन्वेंटरी को, अपने स्टॉक को तुरंत ही किस में कन्वर्ट करने में सक्षम है, सेल में। और अगर आपने एक बार अपने प्रोडक्ट को सेल में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला भी होता होगा, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है जी, कि आपने जो माल बेचा उसकी लागत, बेचे गए माल की लागत, मैं लिख देता हूं,
बेचे गए माल की लागत, इसको COGS भी बोलते हैं। कई बार ना ये COGS लिखा हुआ आता है। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है औसत रहतिया, है ना, क्या, औसत रहतिया। क्लियर है ये वाली बात। और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाता है हमारा औसत। ठीक है। कई बार आपसे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी पूछ लेता है। कुछ नहीं है, आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, उसको डिवाइड कर दो, या तो 12 से कर दो या 365 से कर दो, बस खत्म कहानी। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट। अब सवाल ये है कि सर सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, लेकिन सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कई बार निकाल करके देखा है, और ना बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, हर बार नया फॉर्मूला, हर बार नया फॉर्मूला। अब तुम देखो कितने सारे फॉर्मूले हैं, ये संभावना है कि आपको थोड़ा सा ना ये कम दिख जाए। मैं भी एक बार 1 मिनट रुको, इसको अभी सेट कर देता हूँ। पहले तो ये बताओ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब पढ़ने में आ रहा है ना, रीडिंग में आना चाहिए, है ना, रीडिंग में आना चाहिए ये वाला। तो मैं बताता रहता हूँ, बाकी समझते रहना, है ना, मैं बताता रहता हूँ। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से राजस्व की लागत या बेचे गए माल की लागत, एक ही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं, COGS। कैसे निकलता है, ओपनिंग, ठीक है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ठीक है ये वाली बात। प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, प्रारंभिक रहतिया में माने ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक इन ट्रेड माने जो कच्चा माल पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो अर्धनिर्मित माने अभी पूरा नहीं है, अनफिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स जो माल बन करके तैयार है। क्लियर है। जैसे ये जो पेन है, इसका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। इस पेन की बॉडी बन चुकी है, लेकिन इसमें जो निब है वो डलनी बाकी है, अनफिनिश्ड है, माने वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। ये पेन बिल्कुल तैयार है, पैक हो चुका है, फिनिश्ड गुड्स है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में इन सब का ओपनिंग बैलेंस आता है। परचेज, जो भी आप कच्चा माल खरीद रहे हैं वो परचेज में जाएगा। कैरेज, जो भी उस पर भाड़ा लगता है। वेजेस, जो भी आपको पेन बनाने में मजदूरी दी जा रही है या जो आप मजदूरी दे रहे हो। दूसरे अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, पावर, गैस और फ्यूल। ठीक, ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने बैलेंस शीट भी बनाई होगी। बैलेंस शीट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में आप करते थे, ये आपका अकाउंट बनता था कुछ इस तरह से। तो डेबिट साइड आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और उधर की तरफ आपका सेल और क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था। सेल को इग्नोर कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेबिट ज़्यादा हो गया और क्रेडिट कम हो गया, है ना। तो जो डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, माने ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या बेचे गए माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है लेकिन हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लेकिन सर हमने पढ़ा है कॉस्ट। भाई साहब दोनों सेम है, दिक्कत मत लेना, परेशान मत हो। कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसका क्या फॉर्मूला। भाई दोनों का सेम फॉर्मूला है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक, या इसको और आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप इस तरह से समझो, एक सेकंड दीजिए। देखो
ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका। एक सेकंड रुकिए, क्या है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से पढ़ा है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहां पर क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी यहां पर ही आ गया। यहां पर क्या आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो यह है कि आपने ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग कर दिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसको मैं और एक मिनट रुको जरा, इसको मैं सही से लिख देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल भी बोलते हैं। नेट सेल माने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ऐसे यहां पर जो परचेज आएगा वो कौन सा आएगा, नेट परचेज आएगा। नेट परचेज माने परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। ये वाली बातें ध्यान में रखनी है, क्लियर है। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तो अगर आपको या तो इससे और इससे बनेगा, वरना तो इन तीनों से बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है इसके, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पर ले आता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, ये जो दो हमने पढ़े हैं, क्लियर कहानी। अच्छा, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा कंसिडर होगा किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। या तो ग्रॉस प्रॉफिट देगा कि भाई कॉस्ट का है, रेवेन्यू का है, किसका है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और दो चीजें आपको दे रखी हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू, तो अब ये बड़ा सवाल आता है कि भाई और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है एट द रेट 20%। तो अब आपके सामने सवाल ये है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये मैं कॉस्ट का निकालूं कि रेवेन्यू का निकालूं। तो बेटे प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू पर निकलता है, प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, रेवेन्यू पर निकलता है। यहीं से तो एमसीक्यू बन जाते हैं, यही एमसीक्यू आपसे पूछ लेगा, क्लियर है। अच्छा, और क्या है, तो तीन फॉर्मूले तो क्लियर हो गए यहाँ पर आपके। चौथा क्या है वो भी देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये P&L से है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी, है ना, प्लस चेंज इन इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। माने जो आपने जितना मटेरियल कंज्यूम करा, जिसमें आपका ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल है, परचेज है और आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी है, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और कई बार आपसे खाली ये भी पूछ लेगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो बेटे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माने उपभोग में कितना माल आपका यूटिलाइज हुआ, यूज किया गया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने जो मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट कितना है। तो कैसे निकलेगा कि सर हमारे पास ओपनिंग इतनी थी, इतना हमने परचेज करा और क्लोजिंग हमारे पास इतनी बची है। जैसे इसको इस तरह से समझो, ये क्या हुआ, जैसे अब इसको इस तरह से समझो कि मेरे पास माल रखा है 75 यूनिट, कुछ माल मैंने परचेज कर लिया, चलो 75 यूनिट ही मैंने परचेज कर ली।
अब मेरे पास अंत में जो माल बचा है वो बचा है मेरे पास 30, तो कितना कंज्यूम हो गया, है ना। तो भाई आप ये कह रहे हो कि आपके पास टोटल 150 यूनिट थी, जिसमें से 30 अब बची हुई हैं, तो इसका मतलब 120 यूनिट क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। क्लियर है, क्लियर। प्लस नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो हमने माल खरीदा, प्लस चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी माने आपने इन्वेंटरी में कितना चेंज किया, ठीक है। चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लियर है ये वाली बात। यहां पर क्लोजिंग आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां पे ये ओपनिंग नहीं आएगा, ये यहां पर क्लोजिंग आएगा, ठीक है। क्लियर है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब आपका एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। पहला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यहां पर भी यही है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बस इसमें नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी है और इसमें साथ साथ में आपका चेंज इन इन्वेंट्री भी है। ये 2 चीजें इसमें शामिल है। इसमें आपका परचेज, कैरेज, वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ही होगा, बाकी सारी चीजें प्लस होगी, ये ध्यान में रखें, कोई सा भी हो। जहां पर भी आपको ओपनिंग दिख रहा है प्लस कर दो, जहां पे भी आपको क्लोजिंग दिख रहा है माइनस कर दो। उनमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंक्लूडेड होते हैं, बस ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट, ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो आपको 2 चीज देगा, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ या तो आपको वो ग्रॉस प्रॉफिट देगा जिसको सकल लाभ कहते हैं, या आपको ग्रॉस लॉस देगा जिसको हम क्या कहते हैं, सकल हानि कहते हैं। ये 2 चीजें आपको दी जाएंगी, और जब ये 2 चीजें आपको दी जाती हैं तो उनके आधार पर आप COGS निकाल सकते हैं। देखिए, आप एक बार COGS निकालना सीख जाओ, आप एक बार COGS निकालना सीख जाओ, आपके लिए आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये आ गया है, एक बार और इसको देख लेना, बाकी इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपके लिए उसको समझना आसान हो जाएगा। परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम परचेज, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, अगर कहीं पर है तो माइनस कर देगा, और अगर अलग से दिया हुआ है तो इंक्लूड मत करना। देखो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, RFO जिसको हम कहते हैं, कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ओहो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसने पूछ लिया यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपसे एग्जाम्स में भी ना यही पूछेगा, आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो और 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सी सही है। 8 टाइम्स, चलो बहुत बढ़िया बात है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंटरी एट द एंड। 1.5 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी है ना, प्रारंभिक माल इन्वेंटरी, और आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या है, ज्यादा है, मोर है, प्लस में है, कितना, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि कौन सी 1.5 टाइम्स से ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री इन द ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो इन्वेंट्री अगर एंड में 1 है तो ये 1.5 टाइम्स क्या है, ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.5। क्या यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का रेशो आ गया आपका, ओपनिंग और क्लोजिंग का रेशो आ गया कि ये तो सर 2.5 है और ये 1 है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत। और जब आप इनको सम करोगे, 1 सेकंड रुकना भाई, जब आप इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5।
अब सर इसका क्या यूज़ है, मैं बताता हूँ अभी। देखो ITR का फॉर्मूला लगा दो। ITR का फॉर्मूला क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो उसमें तो सर रेवेन्यू को COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ये इसका फॉर्मूला है सर। अच्छा, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कुछ दिया हुआ है? हाँ सर, ITR दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है क्या? नहीं सर। तो क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई बात नहीं, तो अब तो आप इसको यही मानोगे, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ये मानोगे। अच्छा सर, एवरेज इन्वेंट्री क्या माने? दिया हुआ है कुछ? नहीं सर, नहीं मान रहे तो यहाँ पे दे दो एवरेज इन्वेंटरी। कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25,000 रुपये आ गया। अच्छा ओके सर। सर इसमें आप हमें ये बताओ कि एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला चाहिए, तो आप कहोगे सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो क्या एवरेज इन्वेंटरी आपको दी हुई है? तो आप कहोगे यस सर, 25,000 रुपये। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दी हुई है क्या? नहीं सर, बस ये डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 50,000 कर सकता हूँ? कर दो सर, क्या दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस तो फिर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग मिलकर के कितना आ रही है? 50,000, और इनका रेशो कितना है सर? इतना। तो ओपनिंग का अगर मैं 50,000 मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने, 1 मिनट बेटा, गलत लिख दिया ना, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 करूं तो आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही क्लोजिंग का 50,000 मल्टीप्लाई 1/3.5, तो आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आप 50,000 को 3.5 से डिवाइड करोगे तो मेरे बच्चे आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका निकल करके आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट ही कर लेता हूँ सीधा। 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5, ये बनता है 14,286 ले लो, और इसको माइनस कर दो किस में से? 50,000 में से, तो ये आपका बनेगा 35,714। ये निकल गया आपका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लियर है ये वाली बात? और इसके बेसिस पर ना कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो हिला डालोगे, बिल्कुल जड़ से खत्म। क्वेश्चन आया और आपने उसका आंसर दिया, बोलो क्लियर है बात ये वाली? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना, या कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर ये 14,286 लिखा हुआ है, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 14,286, ये इसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल किससे रिलेटेड होता है? डेटार से। डेटार का मतलब क्या है? आपने उधार माल बेचा। उधार माल बेचा है का मतलब क्या है कि आप अपना माल कितनी जल्दी उधार बेचते हो और उन उधार बेचने वालों से कितनी जल्दी क्या करते हो? रिकवरी करते हो। यही एफिशिएंसी आपका ये रेशो दिखाता है। आ जाओ आगे। दिस रेशो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। पैसा 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 पैसा, कितनी जल्दी हमें पैसा मिल रहा है हमारे ट्रेड रिसीवेबल से, उसी चीज की एफिशिएंसी ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दिखाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड शोज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। माने एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है वो हमें ये बताता है कि आपको कितना समय लग रहा है आपके ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने में। क्या ये बात समझ में आई? भाई मैंने आपको माल बेच दिया, आप कौन हो गए? मेरे बिल रिसीवेबल, माने ट्रेड रिसीवेबल। अब आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। मैंने आपको 3 महीने का बिल लिखा, लेकिन मैंने कुछ तिगड़ा मैसा बिठाया जिससे फटाफट से आपने क्या कर दिया, 1 महीना 10 दिन के अंदर मेरे को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो 1 महीना 10 दिन जो है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया कि साहब 1 महीना और ये 1 से 1.5 महीने के बीच में सारा पैसा ये क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं, जिससे इनके बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहती है और इन्हें कभी भी शॉर्ट टर्म लोन रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या ये
वाली बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करने, लाइक करने और चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, हो जाना चाहिए, है ना? ये बात समझ लेना, ठीक है? वरना बच्चे आपको, मैं ट्रस्ट मी, मैं ना, ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे सरकारी नौकरी के बाद, माने परेशान हो जाओगे बिल्कुल। मतलब सरकारी नौकरी तो लगेगी भाई, वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े नालायक मिलेंगे तुम्हें। और अगर शेयर और लाइक कर दोगे तो बड़े बड़े अच्छे बच्चे मिलेंगे, तुरंत आपका कहना मान लेंगे, हाँ जी सर जी, ओके मैडम जी, ठीक है जी, कर लिया जी, हो गया जी। आप खुशी खुश है, जीवन खुशी खुश है। तो फटाफट से वीडियो को चलो लाइक कर दो, आ जाओ आगे। ये हो गया हाई रेशो। जितना ज़्यादा हाई रेशो होगा उतना शॉर्टर कलेक्शन पीरियड होगा, और जितना लो रेशो होगा उतना ही ज़्यादा लॉन्गर कलेक्शन पीरियड होगा। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, या जो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, माने टोटल सेल है, उस टोटल सेल में जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसे माइनस कर दो तो आपका क्रेडिट आ जाएगा, और क्रेडिट में से आपका सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो आपका नेट आ जाएगा। या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल आ जाएगा। और नेट सेल में से अगर आप कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माने नगद जो आपका राजस्व है उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। बहुत सीधी सीधी सी बात है यार, कैश प्लस क्रेडिट मिलकर के ही तो क्या बनते हैं? टोटल बनते हैं, ठीक है? तो टोटल में से जब कैश माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? क्रेडिट ही तो बचेगा। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, या ओपनिंग डेटार प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटार प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 4। कई बार यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाता है और यहीं पर आपसे ऑप्शन में 2, 2, 4 और 4, जैसे ओपनिंग डेटार प्लस क्लोजिंग डेटार माइनस क्लोजिंग डेटार माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, है ना, और डिवाइडेड बाय 4, या प्लस में डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड। तो इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कोई एक टिक। तो बच्चे क्या करते हैं? 1, 2, 3 और 4। भाई 4 लिखे हुए तो 4 आइटम आ गया, तो डिवाइडेड में क्या आना चाहिए? 4। भाई साहब ये जो दोनों है ये एक ही का पार्ट है, ये अलग अलग नहीं है, कभी अलग अलग कर दो। इसलिए चाहे 4 आ जाए चाहे 6 आ जाए, वैसे तो आएंगे नहीं, 4 ही आएंगे। तो ये हमेशा आपको क्या दिखाएगा? 2 ही दिखाएगा। क्या यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आज हम इसके 2 ही रेशो करेंगे, वैसे 4 रेशो हैं लेकिन आज हम इसके केवल 2 ही रेशो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और जब वो प्रैक्टिस होगी तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या तो आप बल्क में सारा कुछ कर लो, या आप धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लो, ताकि एग्ज़ाम आए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, और अगर नहीं भी हुआ तो इस बात की टेंशन ना रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ट्यूशन क्लासेस खोल लेना अपने नियर बाय और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना। अगर बहुत अच्छे से पढ़ाना शुरू किया तो बहुत जल्दी सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा उठा लोगे। समझ में आ रही है बात? तो रास्ते ना कभी भी बंद नहीं होते, रास्ते हमेशा ना एक रास्ता हमेशा खुला हुआ रहता है, बस हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है और हमें माइंड सेट करना होता है कि हमें इस रास्ते की ओर चलना है। कोई प्री डिटरमाइंड रूल नहीं है कि आपको उसी रास्ते पर जाना है। जीवन में मुख्य उद्देश्य सफल होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए। वो किस रास्ते पर है, रास्ता सही होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा है वो मैटर नहीं करता। आप वो गवर्नमेंट जॉब में भी ले सकते हैं, आप वो प्राइवेट ट्यूशन्स में भी ले सकते हैं, और वो आप स्कूल और किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में कमा करके भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात? तो दोनों ही चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के जितनी, देखो बहुत सीधी सी बात है, सारा का सारा खेल नॉलेज का है। नॉलेज इंक्रीज होगी, नॉलेज होगी आपके पास, आपके आगे पीछे सरकार भी घूमेगी। ठीक है कि साहब नौकरी लेने आ जाओ, कब से आ रहे हो, है ना? इंटरव्यू डेमो में यही तो बोला जाता है। आपकी नॉलेज चेक की जाती है। ठीक है साहब, आपकी नॉलेज अच्छी है, ले जाओ नौकरी, है ना? तो ये है, तो इसलिए इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना।
जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत डेप्थ में और डिटेल में है। आप किसी भी उसमें चले जाना पेड कोर्सेज में, आपको कहीं पर भी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं ही मिलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का आगे का कार्यक्रम। तो 2 ही करेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और जिनके पास बुक नहीं है ना, टेंशन मत लेना कि सर बुक नहीं है कहाँ से करें। नेट है, मोबाइल है, गूगल चलाना आता है, गूगल कर दो और उस पर डाल दो क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लिस्ट निकल करके आ जाएगी। आपसे होंगे नहीं इतने क्वेश्चन है। चलो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो दोबारा इसको समझ लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल में से पहले सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न में से फिर कैश माइनस कर दो, आपके सामने क्या निकल करके आ जाएगा, क्रेडिट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हम पढ़ ही चुके हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, माने राजस्व जो है आपका है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, ठीक है, संचालन परिचालन से जो आपको राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दो, या लॉस है तो माइनस कर दो। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट प्लस कर दो और लॉस को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात? और उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो डेटार और एक बिल रिसीवेबल, जिसको प्राप्य बिल भी बोलते हैं, और डेटार को देनदार भी बोलते हैं। इसीलिए इसका जो बेस होगा वो हमेशा 2 ही होगा, चाहे 2 हो चाहे 4 हो। क्लियर है ये वाली बात? इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है कैलकुलेट करते समय, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट, जितना भी हमारा जो है रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो सब क्या माना जाएगा, क्रेडिट आरएफओ माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो, अब जैसे यहां पर था यहां पर आता क्या, सीओजीएस, लेकिन दे क्या रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमने इसकी जगह पर इसको कंसीडर कर लिया। ठीक ऐसे ही यहां पर होगा, अगर आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो आप उसको ही कंसीडर कर लेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल है और आपको क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेटार में से प्रोविजन और बैड डेप्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, नेट डेटार, सॉरी ग्रॉस डेटार जो सकल है, पूर्ण है, 50,000 के हैं तो 50,000 के ही डेटार को कंसिडर करना है। कोई भी छटनी, ताका झाकी, मार काट पीट कुछ भी इसके साथ नहीं करनी है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ना हम 2 रेशोज हैं वो कल पढ़ेंगे। समझ आ गया? चलो देखो कौन क्या क्या है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2022 एज्यूमिंग 365 वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो 2 चीजें निकालनी है, एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्या क्या दे रखा है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आरएफओ, इसमें से कैश को माइनस कर दो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? और आपको क्या दे रखा है, आरएफओ रिटर्न भी दे रखा है, आरएफओ रिटर्न भी दे रखा है। इसको मैं इस तरीके से कर दूं, चलो आ जाओ। क्या करना है हमें करना है क्रेडिट निकालना है, क्रेडिट आरएफओ निकालना है ना, क्रेडिट आरएफओ निकालना है। क्रेडिट आरएफओ कैसे निकलेगा, टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न, यही तो फॉर्मूला था। अब टोटल आरएफओ कितना है, 11 लाख माइनस 1,65,000 माइनस 11,000, तो 1,65,000 और 11 कितने हो गए, 1,76,000, 1,76,000 और 4 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 और 20
2,02,000 और 9,11 तो 9,24,000 आ गया। ठीक है, क्रेडिट RFO आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंटरी निकालना है। इसका कोई यूज नहीं है, मैंने बता ही दिया था। ओपनिंग डेटार प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इन सबको प्लस तो यही कर दो, 0 0 0। 5 और 6 11, 12 13 14, 1 6 और 6 12 13 14 15। तो 1,54,000 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 1,54,000 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो बेटे 77,000 आ जाएगा। आ गया। अब आपका क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है। तो क्रेडिट RFO क्या, क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना, एवरेज इन्वेंट्री नहीं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में जो है आपका ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यूज किया जाता है या एवरेज इन्वेंट्री यूज किया जाता है या एवरेज ट्रेड पेबल यूज किया जाता है। तो आपने पता चल रहा है एवरेज इन्वेंट्री लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप समझ रहे हो कि किसी भी कॉन्सेप्ट को किस डेप्थ तक लेकर के जाकर के आपको पढ़ना है और क्यों मैं कम करा रहा हूँ। बच्चों को लग रहा है कि जल्दी से फटाफट से बस ना खत्म करा दें। भाई खत्म तो करा दूंगा बट आना भी तो चाहिए। क्या फायदा होगा 10-15 1-2 महीने तुम करोगे, लगोगे, पढ़ोगे और उसका आउटपुट क्या निकल करके आएगा, 0 निकल करके आएगा। डेप्थ में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है समझ गए ना। अब जैसे इसी में मैंने क्वेश्चन बना दिया, आ गया एग्जाम में, फिर क्या करोगे, है ना। तो ये मत सोचो कि आ गया, उसको बिल्कुल डेप्थ में, जितनी डेप्थ में तुम जा सकते हो। ठीक है, तो 9,24,000 आ गया बेटे और इसको 70,000 से डिवाइड कर दो तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा 3 0 से 3 0 आ गया और 7 भाई मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं देखो। ठीक है, 77 12 टाइम्स। इसका रेशो किस में निकलता है, टाइम्स में। ये भी ध्यान में रखना कि किसका कौन सा रेशो रेशोज में निकलता है, कौन सा रेशो परसेंटेज में निकलता है, कौन सा रेशो टाइम्स में निकलता है। विच रेशो इज फाइंड इन टाइम्स। 4 रेशो दे दिए, उनमें से कोई एक ही है जो टाइम्स में निकलता है। कर दोगे गलत, गड़बड़ कर दोगे, फिर क्या करोगे। मतलब मैं ये जो MCQs आपको बीच बीच में दे रहा हूँ ना, हिंट जो दे रहा हूँ, ये लेवल है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, समझ रहे हो। अब आपको क्या निकालना है इसमें से, आपको निकालना है इसमें से एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कि भाई जो ये हमने माल बेचा है वो कितने पीरियड में रिसीव हो रहा है उसका पैसा। तो कुछ नहीं करना, 365 दिया हुआ है। हाँ जी सर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर, दिखाना जरा। ये दिया हुआ, इसको कितने से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। तो 12 तिया 36, ना जाने की 0, पॉइंट लगा करके 0 लगा लिया। 50, 12 तिया 24, 48, 12 चौक 48, 2 24, 12 एकम 12, 8, 12 अट्ठे 96, 12 चिंग 72, 2, ये आ गया लगभग। तो 30.42 डेज, मतलब 30, अगर देखो 30 डेज दिया हुआ हो तो 30 डेज पर लगा देना, 30 डेज ना हो 31 डेज हो तो 31 डेज पर लगा देना। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। और अगर दोनों ही हो तो फिर बेटे 31 डेज लगाना, फिर नहीं सॉरी 30 डेज ही लगाना फिर, है ना। कितना लगाना, 30 डेज ही लगाना। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ये वाली बात, समझ गए, क्लियर है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट के 2 रेशो हैं, एक तो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और एक आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। ये पढ़ेंगे हम कल। इतने आज आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना वो आपको करने हैं। क्लियर है। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडेबल वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डेप्थ में समझी थी। और यार देखो मेरा मतलब पर्सनली मैं इस चीज़ को एक पर्सनल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैंने पीछे भी बच्चों के साथ बताया था कि मैं किसी भी चीज़ को उस लेवल तक और उस हद तक लेकर के चला जाता हूँ जब तक मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं इससे खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो ट्रस्ट में मैं आपके सामने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके आऊँगा जब तक मैं उससे खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है। तो एक ये कहना कि सर फटाफट से जो है क्या कहते हैं कि मैं आपको केवल एक धक्का पेल कर दूं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो,
तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा और आई एम रियली सॉरी, मैं ये चीज़ कर भी नहीं सकता। ऐसा संभव है कि आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले ख़त्म हो, ये बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन मैं आपका सिलेबस कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा, यूपी टीजीटी पीजीटी वाला। और अगर बीच में कोई एग्ज़ाम आता है तो वो भी सिलेबस पूरा होगा और एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी होगी, ये निश्चित है। लेकिन होगा उसी के अनुसार, जब तक मैं अपने आप को कंप्लीटली 100% सेटिस्फाइड ना कर लूँ कि हाँ भाई, अगर आपकी जगह पर मैं वहाँ पर बैठा हुआ होता और सुन रहा होता तो मैं उस चीज़ को समझ गया होता। तो उस लेवल पर जब हम चले जाते हैं ना, तो वास्तव में हम उस वक्त में एक टीचर बन जाते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को समझ रहा है। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ है और ये चीज़ मेरे साथ है ना। तो इसीलिए जो है आराम आराम से करेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। कॉन्टिन्यूटी होना, कंसिस्टेंसी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो वो बनी रहेगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, क्वेरी है किसी भी तरह की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं और मेरे से आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आगे के टॉपिक्स में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और 2 टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, रिलेट कर रहे हो, चीज़ें अंडरस्टेबल हो रही हैं और भाई आपका पैसा वसूल हो रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे को अगर आपको लिटरली कुछ देना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तोहफा यही है कि आप बस वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करा दो फटाफट से ज़्यादा, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल। जय हिंद।